नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई 16वें वित्त आयोग के बारे में। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है उसको जितना भी ब्याज आता है, जितना भी टैक्स आता है, नॉट ब्याज, जितना भी टैक्स आता है उसमें अब उसे ज्यादा भागीदारी चाहिए, क्योंकि केंद्र जितना पैसा देती है राज्यों को उतना पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसको लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में जो खींचातानी है वो मची हुई है। ये नया नहीं है कि इन दोनों के बीच में विवाद रहता, स्टार्टिंग से है, क्योंकि यहाँ पर ये तो डिवाइड कर दी गया है कि इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इसलिए ड्यूटीज को लेकर के ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। लेकिन ये डिवाइड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली कि भैया इनके बीच में वित्त विभाजन कैसे होगा। अब जब वित्त विभाजन मेंशन नहीं है तो दिक्कत क्रिएट होती है। केंद्र कहता है कि हम अगर आपको पैसा दे देंगे तो हमारी जो सेंट्रल ड्यूटीज है उनको हम कैसे निभाएंगे, और भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश का कर्जा है उसको हम कैसे चुकाएंगे। और जो सेंटर है, जो स्टेट है, वो ये कहता है कि भाई अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम अपना जो जितना आप मुझे पैसा दे रहे हो उतना हम विकास, जो स्टेट का आप कहते हो विकास कराओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है और हमें ज्यादा पैसा चाहिए। और आज के टाइम में 3 स्टेट ऐसे हैं जिनका मैं नाम आपको गिनाऊं तो पंजाब भी उसमें आ ही जाता है, तमिलनाडु भी आ ही जाता है, जो कि अपने नॉर्मल खर्चों के लिए कर्जे पर निर्भर है, पैसा नहीं है, डेफिसिट में चल रहे हैं, राइट। तो चलिए इसी से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं इनको समझते हैं। 16वें वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्यों ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में ये आपका आर्टिकल आया था, द स्टेट वांट्स मोर, द 60th फाइनेंस कमीशन विल हैव टू वॉक टू टाइट रोप ऑन इक्विटी एंड एफिशिएंटी। तो ये जो है एफिशिएंसी, इनके बारे में भी बात करेंगे, इक्विटी के बारे में बात करेंगे भाई। तो 16वें वित्त आयोग में जो दिए गए सुझाव हैं राज्यों के, उसमें यहाँ पर विभाज्य कर पुल में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के पक्ष में तर्क दिया है कि अभी तो हमें जो कर था उसका मिलता था 41%, जो पूरे भारत का कर कलेक्ट होता था, जो हम और आप देते थे टैक्स, उसका 41% हिस्सा जो है वो राज्यों को दिया जाता था। अब राज्यों का कहना है ये 41% से बढ़ाओ और हमें दो 50% हिस्सा, क्योंकि हमारी जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये जरूर बताइएगा। अब देखो, भारत क्या एक संघीय गणराज्य हो जाता है, जहां केंद्र राज्य सरकारों की क्या ड्यूटीज है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी गई है, बट देयर इज नो एनी मेंशन अबाउट द फाइनेंशियल क्राइटेरियाज एंड द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। आगे आते हैं, इसी संतुलन को दूर करने के लिए, ये जो असंतुलन है इसको दूर करने के लिए हर 5 साल में आपके वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि ये जो असंतुलन बना हुआ है इन फाइनेंशियल टर्म्स, उसको हमें कैसे दूर करना है। तो हर 5 साल में आता है हमारा वित्त आयोग और इस बार हमारा 16वां वित्त आयोग है। जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो धन का बंटवारा है वो उसके कैसे होंगे उसकी सिफारिश करता है। वर्तमान संदर्भ में 16वें वित्त आयोग के समक्ष समानता, दक्षता और व्यय गुणवत्ता और राजकोषीय संतुलन जैसे अनेक परस्पर विरोधी लक्ष्यों के बीच संतुलन साधने का काम है। मांग राज्यों की 41 से 50% पैसा हमें दो, ये है। आगे आ जाते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया है। राज्यों की अब नाराजगी क्या हो जाती है, देखो एक होता है आपका सेस और एक होता है आपका क्या, सरचार्ज। तो देखो यहाँ पे बोला है कि केंद्र सरकार ने उपकर, जिसको कहते हैं हम सेस, और जो अभिभार है जिसको हम कहते हैं सरचार्ज, इसको बढ़ा करके विभाज्य कर पूल का जो आकार है वो कम कर दिया है। क्योंकि पहले 2011-12 की बात करें तो ये इनको लगभग दिया जाता था 88.6% हिस्सा, इसका किसका, सेस और जो सरचार्ज से पैसा आता था उसका 88% राज्यों को दिया जाता था। बट नाउ इन्होंने डिक्रीज करके कितना कर दिया, 78.9% रह गया है। इसलिए यहाँ पर सेंटर को दिक्कत है कि एक तो पैसा आप दे नहीं रहे हो, ऊपर से जो देते थे उसमें कमी कर दी है। तो अब ये जो आपकी सेंटर वित्त पोषित जो योजनाएं हैं, चलो वो तो ठीक है, वो आ जाती हैं आप पैसा, लेकिन जो राज्य की योजनाएं हैं जो हम लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं वो हम कहां से उनको देंगे। और ये दिक्कत है, ये फ्री बीज जो गवर्नमेंट बांट रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को एक टैबू दे देते हैं, लोगों को एक झुंझुना पकड़ा देते हैं, लो हम तुमको ये चीज देंगे, और आप गवर्नमेंट समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअल में आपकी नीड क्या है। हमारी नीड तो है ना कि हमें सस्टेनेबल कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए दी जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ 2000 रुपए हम कैसे मान सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी आप नहीं दे रहे हो तो। चलो, इससे राज्यों को कुल कर राजस्व का केवल औसत 32% ही प्राप्त हो पा रहा है। उपकर क्या होता है, ये एक ऐसा कर होता है जो मूल कर के ऊपर किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, और जनरली इसको ना आप देखोगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के लिए एकत्र किया जाता है कि उसमें ये आपका खर्च किया जाएगा। ये जो आपका सेस इकट्ठा होता है वो केंद्र सरकार किसमें खर्च करती है, जो शिक्षा की योजनाएं होती हैं, जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं होती हैं और जो आपकी स्वच्छता से संबंधित योजनाएं होती हैं, उसमें ये पैसा खर्च किया जाता है, यानी कि समाज की भलाई में। अधिभार का मतलब सीधा सीधा ये समझ लो कि जो बहुत ही लेविश वर्ग है, जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला वर्ग है, उससे ज्यादा टैक्स लेना,
कि तुम ज्यादा पैसे वाले हो, तुम ज्यादा टैक्स दो, ताकि हम जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ी योजनाएं प्रोवाइड करवा सके। तो ये सरचार्ज के रूप में जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनसे 1% जितना भी उनका कर बन रहा होता है ना, उसका 1% और एक्स्ट्रा उनसे लिया जाता है। ये उनका सरचार्ज होता है, अधिभार जिसको कहते हैं। उपकर और अधिभार ये राज्यों को वितरित नहीं किया जाता है। यही समस्या है, यही क्वेश्चन है और यही लड़ाई की जड़ है। बंधे और बिना बंधे फंड के बारे में बात करें। देखो कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, जब आप डीएम भी बन जाओगे तो आपको भी कुछ फंड्स ऐसे मिलेंगे कि महीने का 5 करोड़ आपको 5 करोड़ दिया जा रहा है और साल का कि 5 करोड़ रुपए आपको यहाँ खर्च करना है, और वो 5 करोड़ रुपए अगर आप नहीं खर्च कर पाते हो तो वापस वो सेंटर के पास चला जाएगा और फिर सेंटर आपको फिर 5 करोड़ देगा, या फिर उसमें से जितना बचा होगा तो जितना 5 करोड़ पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होगा, मान लीजिए आपने 2.5 करोड़ खर्च कर दिया है उस फंड से, 2.5 करोड़ उस फंड में बचा है, तो सरकार आपको 5 करोड़ नहीं देगी, सरकार आपको सिर्फ 2.5 करोड़ देगी। 5 करोड़ वो पूरा हो गया लिमिट। यहाँ पे एक आ गया है कि हमें जो बिना शर्त वाले पैसे हैं वो ज्यादा चाहिए। राज्य सरकारें चाहती है कि उन्हें बिना शर्त वाला यानी कि ट्रांसफर अधिक मिले ताकि वे अपने अनुसार उसको खर्च कर सकें। ये नहीं कि बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उनको वो चाहिए जो बिना शर्त वाला पैसा है, शर्तों के अकॉर्डिंग ना, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चाहे जहां वहां खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये कई सवाल उठाता है कि क्या इससे राज्यों के खर्च की गुणवत्ता बेहतर होगी या केवल सब्सिडी और पेंशन में ही ये पैसा उड़ा देंगे, क्योंकि इनको वोट चाहिए, वोट के लिए यही सब कर देते हैं। या फिर क्या राजनीतिक जो लोक लुभावनी योजना है इसको बढ़ावा मिल जाएगा, वाकई इसको ही बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये अगर बिना शर्त वाला पैसा दे दिया, शर्त वाला पैसा कि आपको ये इसी सेक्टर में लगाना है, शिक्षा के सेक्टर में ही लगाना है, कंस्ट्रक्शन में ही लगाना है, योजनाओं में ये पैसा नहीं लगाओगे, योजनाओं में पैसा लगाना है तो अपनी साइड से जो आपको पैसा है वो लगाओ, तो ये लोग क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन और शिक्षा से हटा करके योजनाओं में पैसा लगाने लगेंगे, वो भी जो लोक लुभावनी योजनाएं होंगी, ताकि इनकी सरकार बनी रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमें ये वाला पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि बिना शर्त वाला पैसा दो। क्या इससे विकासात्मक व्यय कम हो जाएगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा दिया जाता है ये राज्यों के विकास के लिए दिया जाता है। अगेन आई सेड, स्वास्थ्य सेक्टर, शिक्षा का जो सेक्टर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, इसके लिए दिया जाता है। ये लोग क्या करेंगे, ये पैसा दे देंगे कि जाओ हम तुमको महिला योजना चला रहे, 2,000 रुपए महीना देंगे। विकास राज्य का यहीं पर धीमा हो जाएगा। इसका समाधान क्या है? तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाई जाएं और उसका पुनरावलोकन और राज्यों को जिम्मेदारी पूर्व व्यय के लिए सक्षम बनाया जाए। यही एक इसका, अगर मैं कहूं कि भाई समस्या जो है तो उसका समाधान भी ये हो सकता है, बट ये होगा कैसे? राज्यों को हस्तांतरित की जाने वाली जो राशि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी टाइट फंड, एक होती है अनटाइट फंड। टाइट फंड का मतलब होता है कि विशिष्ट योजनाओं के लिए जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हो जाती हैं। अनटाइट फंड जिनका उपयोग राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकता है कि उसको कहाँ क्या पैसा खर्च करना है। केंद्र की स्थिति क्या है और क्या वित्तीय दबाव है? राज्यों को अधिक हिस्सा देने की मांग जो है वो सुन रही है, लेकिन केंद्र की अपनी मजबूरी है। केंद्र कहते हैं हम आपको अगर पैसा दे देंगे तो ये जो उधारी ट्रांसफर करना है हमें अन्य राज्यों को, वो कैसे करेंगे? जो हमें राज्य ब्याज और भुगतान और सब्सिडी देनी है लोगों को पूरे देश भर में, वो कैसे देंगे हम? राजनीतिक कारणों से खुद राज्य सूची के विषयों पर जो खर्च बढ़ता है वो हम कहां से देंगे? इससे केंद्र सरकार अपना वित्तीय संतुलन जो है वो बिगाड़ सकता है, और इसीलिए वो कह रहा है कि भाई पैसा उतना नहीं है जितना तुम मांग कर रहे हो हमसे, और तुमको दे देंगे तो हमारी पूरी स्थिति डगमगा जाएगी। और सेंटर की स्थिति अगर वित्तीय में डगमगा गई तो फिर तो पूरी राजनीतिक डगमगा गई ना, पूरा जो कहते हैं कि एक तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी डगमगा जाएगी। उच्च राजस्व घाटा क्या है राज्यों की स्थिति? देखो कई राज्यों में राजस्व जो घाटा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब जितना वो अर्न नहीं कर रहे उससे ज्यादा वो खर्च कर दे रहे हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा चल रहा है जैसे कर्नाटक जैसे राज्य हो गए, तमिलनाडु नहीं, मैं स्टार्टिंग में तमिलनाडु बोला था, वहां पे करेक्ट कर लेना, कर्नाटक जैसे राज्य हो गए, ये घाटे में ही चल रहे हैं। पंजाब की बात कर, राजकोषीय घाटा इसका बहुत ज्यादा, और इनका पूरा पैसा जाता है पेंशन में और बिजली सब्सिडी में। इससे पूंजीगत खर्च करने की क्षमता घट जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना शर्त फंड बढ़ाने से क्या केवल राज्य व्यय ही बढ़ाएंगे? तो ऑफ कोर्स ऐसा ही चलेगा। नगद हस्तांतरण योजनाएं, अब ये जो नगद हस्तांतरण योजनाएं हैं वो सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी को डैमेज करती हैं, लेकिन हम और आप उसको समझते नहीं है। हमें लगता है यार पैसा तो मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है। नहीं भाई, फ्री का नहीं मिल रहा है, आपके पैसों से वो आपका पैसा दिया जा रहा है, वो टैक्स भरा है तो वो सरकार आपको दे रही है, दैट्स इट। फ्री का आपको कुछ भी नहीं मिलता है। भारत में कई राज्यों में आय सहायता योजनाएं चलती हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट आपको दिया जाता है, ट्रांसफर आपके अकाउंट में सीधे जाएगा, जिसको हम कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आपके अकाउंट में पहुंचती है नगद राशि, जिसमें आपकी जो किसान सम्मान निधि का पैसा वगैरह होता है वो इसी से आता है। तो महिलाओं, किसानों और युवाओं को प्रत्यक्ष नगद देना, और 14 राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं चल रही है जहां पर डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, और ये GDP का 0.6% इसमें खर्च हो रहा है।
फोकस, क्या भारत सार्वभौमिक नगद सहायता की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल। क्या ये बिना किसी शर्त जो पैसा दिया जाता है इस योजनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे? चांसेस हैं। क्या लाभकारी हो सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारित हो, निगरानी ना हो, तो क्या ये संसाधनों की बर्बादी भी बन सकता है? तो इस तरीके से प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। सेवा वितरण में असमानता देखने को मिलेगी। इससे ये होगा कि जो सरकार उस समय होगी और जिस समुदाय की होगी या जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही होगी, वो क्या करेगी, उस समुदाय पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी। तो इससे समाज में असमानता भी बढ़ सकती है, राज्यों में भी असमानता बढ़ सकती है। अगर देखो, भारत में अंतर राज्य और राज्य के अंदर के भीतर जो असमानता है, भारी असमानता, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बिहार का जो प्रति व्यक्ति खर्च है वो तमिलनाडु जैसे राज्यों से बहुत कम है। वहीं यदि गरीब राज्यों को अधिक बिना शर्त पैसा मिले तो वे अपने अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जैसे क्षेत्रों में खर्च कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या यह सेवा वितरण में समानता की ओर हमें ले जाएगी? तीसरी, सरकार। भारत में पंचायतें और जो नगर पालिकाएं हैं, इनकी हिस्सेदारी काफी कम है। चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तुलना में तीसरे स्तर पर खर्च भारत में बेहद कम होता है। अधिक बिना शर्त फंड मिलने से राज्यों के पास पंचायतों को भी अधिक फंड देने का पैसा होता नहीं है, इसलिए वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है। लेकिन इसके लिए राज्यों को संविधान की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिकार देने होंगे। वित्तीय आयोग की परिभाषा क्या है? देखो, वित्तीय आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय हो जाता है, जो हर 5 वर्षों में क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है और जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों को बंटवारे, अनुदान की व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन को लेकर के सिफारिशें देना होता है। वित्त आयोग की स्थापना तो 280 में, प्रथम वित्त आयोग 1951 में, अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में 2025 में 16 वित्त आयोग गठित हुआ है। कार्यकाल इसका 2023 से 26 तक रहने वाला है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? करों का बंटवारा करना, केंद्र और राज्यों के बीच में राशि के जो अंतर है उसको ठीक करना, राज्यों में अनुदान की सिफारिश करना, राजस्व घाटे का जो अनुदान है, जरूरतमंद जो राज्य हैं उनके लिए यहाँ पर पैसा देना, संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को मूल्यवान बनाना ताकि जो वित्तीय अनुशासन है और जो व्यय की क्षमता है उसकी समीक्षा की जा सके। वित्त आयोग की संरचना, यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। एक अनुभवी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो अध्यक्ष होगा और अन्य इसमें 4 अधिकतम आपके सदस्य सकते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी योग्यता होनी चाहिए कि ये सार्वजनिक मामलों के अनुभव रखने वाले हों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, अर्थशास्त्र, प्रशासन, वित्त, लेखा में विशेषज्ञ होने चाहिए। ये 4 अन्य सदस्य आपके। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। 2021-26 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारे का इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ये आयोग वित्तीय 2021-22 और 25-26 के लिए सिफारिशें देता है। राज्यों में करों की हिस्सेदारी 41% केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विभाज्य कर पूल में दिया जाना चाहिए। इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने 42% की बात कही थी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1% घटा करके 41% यहाँ पर कार्य जो है वो कर दिया गया था। वित्त आयोग का बंटवारा फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं तो इसके लिए कुछ आपके मापदंड होते हैं। आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य की जितनी आबादी है या जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग उसके भार का 15%। हाल की जनसंख्या के आधार पर ये शामिल नहीं है। जनसंख्या 1971 की यहाँ पर हटाया गया था, यहाँ पर कुछ भी शामिल नहीं किया गया। जनसंख्या के वृद्धों का अनुपात 60+ जो सीनियर्स है 10% उसका भार रखा जाएगा और बुजुर्ग जनसंख्या को ध्यान में रख करके वितरण दिया जाएगा। एरिया कितना है उसका ये देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है राज्यों को। तो 15% इसका होता है भार और राज्यों के भौगोलिक आकार पर आधारित होता है। वन क्षेत्र उस राज्य में कितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें होती है। 10% इसका भार रहता है और पारिस्थितिकी संतुलन को मान्यता देते हुए यहाँ पर पैसा दिया जाता है उस राज्य को। प्रति व्यक्ति आय में अंतर 45%, पिछड़े राज्यों को ज्यादा सहायता मिलती है। कर संग्रह प्रणाली 2.5% हिस्सेदार रहती है। अपने संसाधनों से कर्ज कितना एकत्र किया है किस राज्य ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वितरण है। जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो जनसंख्या है वो 12.5%। जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इसका लाभ मिलता है। 16वें वित्त आयोग की बात करें तो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी, पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये गठन हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। कार्यकाल इसका 2023 से 2026 तक का है। सिफारिश अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 270, 280, 275 या फिर 112। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।